हम लोग बात कर रहे थे आपका आपराधिक अतिचार पे, और आपराधिक अतिचार पर बात होते हुए ये बात बताई गई थी आपको कि अतिचार अपकृत्य भी है और अतिचार अपराध भी है। अतिचार में जब विशेषताएं कुछ जुड़ेंगे तब ये अपराध की श्रेणी में आएगा, अदरवाइज ये सिर्फ और सिर्फ अपकृत्य रहेगा। और अपकृत्य की दशा में अतिचार किए जाने पर जो अनुतोष आपको हासिल होगा वो क्या होगा? प्रतिकर की प्राप्ति। हाँ, आपराधिक अतिचार यदि हुआ है तो उसमें अतिचार 100% होगा ही होगा, क्योंकि अतिचार ही आपराधिक अतिचार में परिवर्तित होगा। तो यदि आपराधिक अतिचार है तो कार्यवाही अपकृत्य में भी चल सकती है और कार्यवाही दांडिक विधि यहां भी चल सकती है। लेकिन यदि सिर्फ अतिचार है तो आपराधिक कार्यवाही संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध चलेगी ही नहीं, क्योंकि प्रत्येक अतिचार आपराधिक हो आवश्यक नहीं। इस सारी बात की चर्चा पिछली क्लास में हुई थी और आपसे यह भी कहा गया था कि अतिचार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो किसी के अधिकार का अतिलंघन, जो उसका शाब्दिक अर्थ है। और शाब्दिक अर्थ के कारण उसके दो प्रकार ये देखने में आते हैं। जब आप अपकृत्य विधि की ओर देखते हैं तो अतिचार के दो प्रकार आपको दिखाई देते हैं, एक शरीर के प्रति अतिचार और दूसरा संपत्ति के विरुद्ध अतिचार। यहां हम संपत्ति के विरुद्ध अतिचार इसकी चर्चा कर रहे हैं। इसलिए जहां अतिचार जब शब्द का प्रयोग होगा तो आप सिर्फ उस अतिचार के संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग समझेंगे जो कि सांपत्तिक अतिचार के संबंध में किया जाता है। और संपत्ति, इस पर अतिचार, इसकी डेफिनेशन ये प्रारंभ से कह रही है कि आप क्या करेंगे? जो कोई ऐसी संपत्ति में या संपत्ति पर जो किसी दूसरे के कब्जे में है, यानी अतिचार का अपराध होना तभी संभव है जब संपत्ति हो और दूसरे के कब्जे में हो। दूसरे कब्जे में मीनिंग देयर बाय उस व्यक्ति के कब्जे में न हो जिस पर अतिचार करने का आरोप लगाया गया है। और संपत्ति ऐसी भी हो कि वो कब्जे की विषय वस्तु हो सके, और कब्जे की विषय वस्तु सिर्फ वही संपत्ति हो सकती है जो मूर्त है और स्थावर है। इसलिए आपसे कहा गया था पिछले क्लास में कि संपत्ति की जो डेफिनेशन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में लेते हैं वो डेफिनेशन यहां स्वीकार नहीं होगी, या यूं कहे उस डेफिनेशन का वो पार्ट जो ये कहता है कि संपत्ति, इससे उत्पन्न होने वाले लाभ भी स्थावर संपत्ति माने जाएंगे, वो पार्ट यहां लागू नहीं हो सकता, क्योंकि यहां अतिचार घटित हो इसके लिए जरूरी है कि संपत्ति हो, दूसरे के कब्जे में हो और उस पर वो व्यक्ति जिस पर अतिचार का आरोप है वो प्रवेश करे उस संपत्ति में या उस संपत्ति पर। तो ये तीनों जो स्थितियां हैं ये तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक कि वह संपत्ति जिस पर अतिचार किया गया है मूर्त और स्थावर न हो। इसलिए यहां संपत्ति की जो डेफिनेशन है उसमें से वह भाग हटा दिया जाएगा जो संपत्ति के लाभों को भी संपत्ति घोषित करता है। और यहां संपत्ति की परिभाषा मूर्त और स्थावर संपत्ति के रूप में ली जाएगी, क्योंकि संदर्भ यही मांग कर रहा है और शब्द का अर्थ संदर्भ में निकाला जाएगा, और संदर्भ यही संदर्भित कर रहा है कि संपत्ति का अर्थ मूर्त और स्थावर संपत्ति के रूप में लिया जाए, क्योंकि वही कब्जे की विषय वस्तु हो सकता है। और कब्जा, इसके संदर्भ में आपसे पिछली क्लास में बात की गई थी
कि कब्जा दूसरे व्यक्ति का है, ये तब माना जाएगा जबकि उसका कब्जा निर्विवाद है। ठीक है, निर्विवाद का अर्थ ऐसे लिया जाएगा, निर्विवाद का अर्थ ये नहीं है कि कोई दावा ही ना कर रहा हो, लेकिन यहां निर्विवाद का अर्थ सिर्फ इसी ढंग से लिया जाएगा कि संपत्ति वास्तविक तौर पर व्यक्ति के कब्जे में है। भले ही संपत्ति को वास्तविक तौर पर कब्जे में रखने के संबंध में वो जिस अधिकार का दावा करता है, उस दावे के संबंध में विवाद हो, लेकिन कब्जा निर्विवाद हो। मीनिंग देयर बाय आप ये कहते हैं हम बंधकदार हैं अमुक संपत्ति के, और हम उस अमुक संपत्ति के ऐसे बंधकदार हैं जिसके आधार पर हमें बंधक संपत्ति को अपने कब्जे में रखने का हक यह भी मिला हुआ है। आपका यह दावा है, ठीक है। तो आपका बंधक संपत्ति पर कब्जा है और उस कब्जे के पीछे जिस आधार का आप कथन करते हैं वो बंधकी का स्वत्व है, वो बंधकी का टाइटल है, वो मोर्टगेजर के तौर पर जो आपका स्वत्व है संबंधित संपत्ति में, मोर्टगेजर के तौर पर जो आपका टाइटल है संबंधित संपत्ति में, वो आपके कब्जे का आधार है, ऐसा आप कहते हैं। कब्जा आपका निर्विवाद है, कब्जा है आपका, निर्विवाद है, मीनिंग देयर बाय वास्तविक कब्जा है। आपके पास उस संपत्ति का कब्जा है, आप उस संपत्ति पर कब्जा करने के अधिकारी हैं, ये दूसरी बात है। ठीक है, आप ये दावा कर रहे हैं कि अमुक संपत्ति के कब्जे में होने के हम अधिकारी हैं और मेरे पास कब्जा है, ये दोनों बातें अलग अलग। आपके पास संपत्ति का वास्तविक कब्जा है, यद्यपि संपत्ति को वास्तविक तौर पर कब्जे में रखने का जो आपका अधिकार है उसके संबंध में विवाद है, ये हो सकता है। लेकिन यदि आपके पास वास्तविक कब्जा है संपत्ति का, केवल तभी आप किसी व्यक्ति पर उस संपत्ति पर अत्याचार करने का आरोप ये लगा पाओगे। ठीक है, आपके पास संपत्ति का कब्जा है, वास्तविक कब्जा है, और किसी ने आपकी संपत्ति पर प्रवेश किया है, अब अत्याचार हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर प्रवेश करने वाला किसी दावे के अंतर्गत प्रवेश करता है, उसका भी कोई दावा है और वो दावे के अंतर्गत प्रवेश करने का अधिकारी है, ठीक है, ऐसी उसकी मान्यता है। मतलब वो जिस दावे का कथन कर रहा है उस दावे के आधार पर वाकई, अगर वाकई वो दावा हो तो उसका प्रवेश ठीक कहा जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि उसकी सिर्फ मान्यता है कि हमें ये अधिकार हासिल है कि हम किसी की भूमि पर प्रवेश करें। इनफैक्ट उसे हासिल नहीं, ठीक है, अगर तत्वता देखे तो उसे वो अधिकार हासिल नहीं, लेकिन उसकी मान्यता ऐसी है कि हमें संबंधित संपत्ति पर प्रवेश करने का अधिकार है और संपत्ति वास्तविक कब्जे में आपकी है और उसने आपकी संपत्ति पर प्रवेश किया, यह अत्याचार नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसका दावा कितना भी निराधार क्यों न हो, ठीक है, उसका दावा निराधार है। इनफैक्ट उसे प्रवेश का आपकी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं, लेकिन उसकी मान्यता तो है, तो उसका मन अपराधी है ये तो नहीं कहा जा सकता।
और आपको 50 बार कहा गया कि अपराध मन के अपराधी होने पर घटित होता है। यदि मन अपराधी नहीं है तो कृत्य कैसा भी हो वो कम से कम अपराध नहीं हो सकता। ठीक है ना? कृत्य की प्रकृति ये अपराध को गठित नहीं करती, कर्ता का आशय ये अपराध को गठित करता है। इस आशय के विभिन्न रूप हो सकते हैं। कभी ये आशय आशय के रूप में प्रकट होता है, कभी ये आशय ज्ञान के रूप में प्रकट होता है, कभी ये आशय, ठीक है, ऐसा संभाव्य जानने के रूप में प्रकट होता है, ठीक है, विश्वास करने के कारण के रूप में प्रकट होता है। ठीक है, ये आशय के विभिन्न रूप हैं, ऐसा तो न कहें ये दुराशय के विभिन्न रूप हैं, ऐसा कहें। तो अपराध ये कर्ता के आशय पर डिपेंड है, ये कार्य की प्रकृति पर डिपेंड नहीं है। कार्य की प्रकृति यानी कार्य किसी के लिए क्षतिकारक है या किसी के लिए लाभदायक है, इससे कोई मतलब नहीं। यद्यपि कार्य का क्षतिकारक और कार्य का लाभदायक होना कर्ता के आशय के सबूत को गठित कर सकता है, वो एक डिफरेंट बात है। आप ये कह सकते हैं कि भाई ही इज ए मैन ऑफ साउंड, पर ठीक है, साउंड माइंड, ये एक स्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति हैं और इन्होंने विदाउट एनी एक्सक्यूज किसी के प्रति क्षतिकारक कृत्य किया है। इनके पास कोई एक्सक्यूज भी नहीं है उस क्षतिकारक कृत्य को करने का, और ये पर्सन ऑफ साउंड माइंड ये भी है। तो ये सबूत है इस बात का कि इनका मन दोषी है, क्योंकि कोई भी बिना किसी कारण, बिना किसी एक्सक्यूज के किसी के प्रति क्षतिकारक कृत्य नहीं करता है, ये सही है। ठीक है, लेकिन ये आपका कहना है, हो सकता है वो कोई एक्सक्यूज दर्शित कर दे, और अगर उसने एक्सक्यूज दर्शित कर पाया तो कार्य की प्रकृति कुछ भी हो, कार्य की प्रकृति भले ही आपके प्रति क्षतिकारक हो, इसके बाद भी अपराध नहीं होगा। सूत्र यह है कि कार्य की प्रकृति यह अपराध को गठित नहीं करती है, कर्ता का आशय यह अपराध को गठित करता है। और एक जगह जो बात चलती है वही सब जगह चलती है, कहता है मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। ठीक है, मन यानी आपका, ठीक है, जो आपकी मन की भावनाएं हैं, ठीक है, तो वो जब तक दूषित नहीं है तब तक कृत्य कैसा भी हो, कृत्य की प्रकृति कभी अपराध को जन्म नहीं देती है। तो अगर संपत्ति वास्तविक रूप से आपके कब्जे में है और दूसरा उस पर प्रवेश कर रहा है, लेकिन उसकी मान्यता यह है कि हम एक दावे के अंतर्गत एक अधिकार के नाते, एक अधिकार के आधार पर प्रवेश कर रहा है। उसे लग रहा है मिस्टर ए ने हमें अनुमति दे दी और मिस्टर ए इस संपत्ति के मालिक है, ये मैनेजर, जबकि ऐसा नहीं है, मिस्टर ए मालिक नहीं है और मैनेजर की अनुमति उसने ली नहीं और मैनेजर के विरोध करने के बावजूद घुस गया, लेकिन उसने अत्याचार नहीं किया है क्योंकि उसकी मान्यता ऐसी है। ठीक है, उसे जनरल जस्टिफिकेशन उनका लाभ भी मिल जाएगा। ठीक है, आपका 79 कहता है जो तथ्य की भूल के कारण स्वयं को न्यायानुमत मानता है, यहां तो तथ्य की भूल हो रही है, वो खुद को जस्टिफाइड मान रहा है, ठीक है, प्रवेश करने में डेफिनेटली वो कोई अपराध नहीं करता, तो कार्य की प्रकृति ये अपराध को कभी जन्म देती ही नहीं, कर्ता का आशय है। तो अगर प्रवेश करने वाला किसी दावे के अंतर्गत प्रवेश कर रहा है तो उसका दावा कितना भी निराधार क्यों न हो, उसका मन दोषी नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपने मन में एक दावे के कारण अपने को अधिकारी मान रहा है
संबंधित भूमि पर प्रवेश करने का, इसलिए उसके कृत्य को अतिचार नहीं कहा जा सकता। ठीक है, आपका कब्जा अगर संपत्ति पर वास्तविक नहीं तो भी अतिचार का गठन नहीं हो सकता। आपके पास 20 मकान हैं, 19 खाली पड़े हैं, एक में आप रहते हो, वास्तविक अधिभोग, ठीक है, वास्तविक अधिभोग आपके पास एक ही मकान का है। इस संपत्ति में या इस संपत्ति पर अगर कोई उन आशयों से जो आशय इसमें बताए जाएंगे प्रवेश करेगा तो ही आपराधिक अतिचार का गठन होगा। शेष 19 पर प्रवेश करने की दशा में अतिचार होगा किंतु आपराधिक नहीं। ठीक है, शेष 19 में अगर कोई प्रवेश करता है तो वो अकृत्य की विधि में दायी होगा, दंडिक विधि में दायी नहीं होगा। हमने पिछले क्लास में आपसे कहा था कि अतिचार स्वतः अनुयोज्य अकृत्य है, वो एक्शनेबल पर से माना गया है। हम लोग अकृत्य विधि पर चर्चा पहले कर चुके हैं, आगे दोबारा समय अनुसार फिर करेंगे। तो अकृत्य दो प्रकार के माने हैं, एक एक्शनेबल पर से जहां सिर्फ अधिकार का अतिलंघन कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार उत्पन्न कर देता है, और दूसरा वो जहां अधिकार के अतिलंघन के साथ साथ हानि का होना यह भी जरूरी है। जैसे उपेक्षा, उपेक्षा में आपको बताया जाता है कि ड्यूटी टू टेक केयर होनी चाहिए, ठीक है ना, और ब्रीच ऑफ द ड्यूटी होना चाहिए, उस कर्तव्य का भंग भी होना चाहिए, और परिणामिक क्षति यह भी होनी चाहिए, तभी उपेक्षा के अकृत्य में कार्यवाही संभव है। लेकिन अतिचार के मामले जिनमें मानहानि भी शामिल है, मानहानि भी अतिचार मानी जाती है। हमने कहा अतिचार का मतलब अगर सिंपल शाब्दिक अर्थ अतिचार का लेंगे तो अधिकार का अतिलंघन यह होता है। यहां हम सांपत्तिक अतिचार के बारे में बात कर रहे हैं, अतिचार के एक विशेष प्रकार के बारे में बात कर रहे हैं। अदरवाइज तो अतिचार का सामान्य अर्थ अधिकार का अतिलंघन है। ये ख्याति के प्रति हो सकता है, ये संपत्ति के प्रति हो सकता है, ये शरीर के प्रति हो सकता है, ये किसी के प्रति हो सकता है। तो मानहानि ख्याति के प्रति अतिचार है, और वहां अगर संपत्ति के प्रति अतिचार की बात करें अकृत्य में तो एक्शनेबल पर से माना है, और आपका शरीर के प्रति अतिचार वहां भी एक्शनेबल पर से, हमला संप्रार कुछ क्षति होना जरूरी नहीं है। मानहानि में भी क्षति होना जरूरी, क्षति मीनिंग दरबाई हानि होना जरूरी नहीं है, कोई पैसे में आपको कोई नुकसान हुआ ऐसा कतई जरूरी नहीं है। तो आपराधिक अतिचार क्योंकि विशेष आशय से ही अतिचार किए जाने की दशा में गठित होता है, और यह विशेष आशय अतिचारी में तब तक हो ही नहीं सकता जब तक संपत्ति आपके वास्तविक अधिभोग में न हो। वास्तविक अधिभोग में होना जरूरी है, क्योंकि अतिचार यह कब गठित होगा? जब अतिचारी में क्या आशय हो कि वो उस व्यक्ति को जिसका कब्जा है अभित्रस्त, अपमानित या क्षुब्ध करने के इन आशयों से घुसे। अतिचार या तो उस व्यक्ति को जिसका कब्जा है उसे अभित्रस्त, अपमानित या क्षुब्ध करने के आशय से किया जाए, या किसी अपराध को करने के आशय से किया जाए, किसी अपराध को, और या निर्दोष आशय से संबंधित संपत्ति पर, संबंधित संपत्ति यानी जिस संपत्ति के संबंध में अत्याचार की शिकायत की गई है, ठीक है ना, संबंधित संपत्ति पर निर्दोष ढंग से प्रवेश करके इन में से किसी एक आशय को धारित करके
वहां जब अतिचारी बना रहेगा तभी आपराधिक अतिचार गठित होगा, और यह उस संपत्ति के संबंध में नहीं हो सकता। ठीक है, जिस संपत्ति पर आपका वास्तविक अधिभोग नहीं है, यद्यपि आप एक आपत्ति उठाएंगे कि जिन पर वास्तविक अधिभोग न हो उनमें भी अपराध करने के प्रयोजन से, ठीक है ना, घुसा जा सकता है। ठीक है, भले ही वास्तविक अधिभोग नहीं, हम जुआ खेलने के लिए आपके खाली पड़े मकान में घुस गए, ठीक है ना, हम जुआ खेलने के लिए घुस गए, लेकिन चूंकि वो वास्तविक अधिभोग में नहीं है आपके, तो आपको पता कब लगेगा? ठीक है ना, व्यवहारिक स्थिति में देखेंगे तो इस अतिचार की शिकायत ही नहीं आ पाएगी। ठीक है ना, आप जब वो वास्तविक अधिभोग में है ही नहीं, हम जुआ खेलने के वहां घुसे, हमने जुआ खेला वहां और चले आए तो आपको जानकारी कैसे होगी? हाँ, हमने वहां बैठ के कत्ल कर दिया, वो बात अलग है। ठीक है ना, जो अब तक निर्णीत है उसके मुताबिक यहां अपराध करने के आशय से या किसी भी आशय से प्रवेश अतिचार तभी माना गया जबकि संपत्ति वास्तविक अधिभोग में है, और आपकी किताबों में भी यही लिखा है कि संपत्ति जब तक वास्तविक अधिभोग में नहीं है तब तक आपराधिक अतिचार नहीं हो सकता। ठीक है, संपत्ति धारित है, वास्तविक अधिभोग में नहीं है। आपके आणविक कब्जे में, क्योंकि 20 मकान आपके पास है तो आपके आणविक कब्जे में तो है ही, लेकिन वास्तविक अधिभोग नहीं है। वास्तविक कब्जा, अधिभोग यानी वास्तविक कब्जा, ये नहीं है आपका। तो 19 वहां अगर प्रवेश होता है तो चूंकि आपके सांपत्तिक अख्तियार का अतिलंघन ये तो हो ही रहा है, और अकृत्य की विधि के मुताबिक प्रत्येक सांपत्तिक या प्रत्येक अख्तियार का अतिलंघन अतिचार को गठित करता है, तो आणविक कब्जे की जो आपकी संपत्ति है उस पर आपके सांपत्तिक अधिकार का अतिलंघन ये दीवानी अकृत्य को, दीवानी अतिचार को गठित कर देगा, किंतु आपराधिक अतिचार में कार्यवाही संभव नहीं होगी। आपराधिक अतिचार तभी होगा जब आप अभित्रस्त, अपमानित या क्षुब्ध करने के आशय से सद्भाव पूर्वक आप घुस गए किसी के मकान में। हमें कोई मार रहा था, हम आपके घर में घुस गए, कोई अतिचार नहीं। ठीक है, हम आपको अपमानित, छुप दिया, अभित्रस्त करने के आशय से नहीं घुसे, कोई अपराध करने के आशय से नहीं घुसे। संरक्षा और सुरक्षा इसे प्राप्त करना मेरा आशय है। ठीक है ना, कानून में चीजों को बड़ी गहराई के साथ देखा जाता है और बिल्कुल उसका एक एक तत्व अलग कर कर उसकी यानी तथ्यों की परीक्षा की जाती है, व्यक्ति के कृत्य की परीक्षा की जाती है। कोई आपके घर में घुस गया सिर्फ इतना, और घुसा नहीं है, बल्कि वहां तो विवशता की दशा है, वो अपनी संरक्षा और सुरक्षा चाहता है, तो इसलिए वहां तो सिविल अतिचार ये भी गठित नहीं होगा, क्योंकि वो मजबूरी में घुसा है, विवश हुआ व्यक्ति है। ठीक है ना, तो अगर कोई सद्भावना के साथ आपके घर में प्रवेश करता है तो अतिचार को गठित नहीं हो, अतिचार ये गठित नहीं होता। तो अभित्रस्त, अपमानित या क्षुब्ध करने के, अभित्रस्त करना ये शब्द आगे भी आएगा जब आप अपने कार्य से किसी को अभित्रास कारित करेंगे। आपराधिक अभित्रास ये आएगा कि आपराधिक अभित्रास कब माना जाएगा, तो अभित्रास कब है और आपराधिक अभित्रास कब है। तो अभित्रास का अर्थ है जब आप बल के प्रयोग के द्वारा या हिंसा की धमकियों के द्वारा किसी को आतंकित करते हैं या किसी को भयग्रस्त कर देते हैं। अब आतंकित करते हैं और भयग्रस्त कर देते हैं, इनके बीच क्या डिफरेंस है? आतंकित इंडिविजुअल होता है और भयग्रस्त करने में परिस्थिति ऐसी कर दी जाती है
जो ऑब्जेक्टिवली सभी को भयग्रस्त करेगी। बच्चा आपकी मुखमुद्रा देखकर आतंकित हो सकता है, यानी भयग्रस्त हो सकता है। उसका वो भय, आतंक का नाम कहते उनका बड़ा आतंक है। ठीक है, तो ये इंडिविजुअलिटी को दर्शित करता है। भय का तत्व यहां भी है, लेकिन इस भय को नाम आतंक का दिया जाता है जब एक इंडिविजुअल दूसरे को, ठीक है, हालांकि इसमें बल प्रयोग या हिंसा की धमकी होती है, क्योंकि किरदार से अगर आप आतंकित हैं तो उसे आतंकित होना नहीं कहा जाता, उसे प्रभावित होना कहा जाता है। किरदार से भी लोग आतंकित होते हैं, विशेषकर मेरे किरदार से तो बहुत होते हैं। ठीक है, कि जो है तो उसे आतंकित होना नहीं कहते। ठीक है, हमसे तो लोग रहते हैं आतंकित, ठीक है, लेकिन उसे आतंकित होना नहीं कहते, उसे प्रभावित होना कहते हैं। ठीक है, भयग्रस्त होना, या उसे कई बार डरना भी कह देते हैं कि भैया उनसे हमें डर लगता है, ये भी कह देते हैं। लेकिन आतंक एक अलग ढंग की चीज है, वो अपने में कुछ नकारात्मकता लिए हुए है और इंडिविजुअलिटी उसमें होती है। और भयग्रस्तता, आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, हिंसा के प्रयोग की धमकी दे रहे हैं आप, या बल का प्रदर्शन कर रहे हैं, और ऐसा कर रहे हैं आपकी प्रत्येक आतंकित हो जाएगा। तो आप अभित्रस्त कर रहे हैं लोगों को, या तो इंडिविजुअल को अभित्रस्त कर रहे हैं या सारे समाज को अभित्रस्त कर रहे हैं। और आगे हम लोग देखेंगे अभित्रास की डेफिनेशन आएगी, आपराधिक अभित्रास की। तो कहेगा आपराधिक अभित्रास ये तब होगा, ठीक है, जबकि आप किसी को, ठीक है, इस प्रकार से अभित्रस्त कर रहे हैं कि वो लोक शांति को भंग करे, यानी वहां लोक शांति के भंग होने का तत्व तो शामिल होगा आके, तब आपराधिक अभित्रास माना जाएगा। देखेंगे जब वहां आएगा तब देखेंगे। लेकिन अभित्रास यहां डिफाइन करना क्योंकि जरूरी हो रहा था, कह रहा ऐसे व्यक्ति को अभित्रस्त, आप अतिचार इसलिए कर रहे हैं, आप संपत्ति पर अतिचार कर रहे हैं, ठीक है, ऐसी संपत्ति पर कर रहे हैं जो दूसरे के कब्जे में है। केवल संपत्ति पर नहीं कर रहे, दूसरे के कब्जे की संपत्ति पर कर रहे हैं, ठीक है, वो संपत्ति दूसरे के कब्जे में, मीनिंग देर भाई आपका कोई वहां हक नहीं है। जैसे आप संयुक्त स्वामी भी हैं उस संपत्ति के, लेकिन उस संयुक्त स्वामी को बाकी संयुक्त स्वामी बेदखल कर चुके हैं, उसे अलग किया जा चुका है। तो अब आप न्यायालय में जाकर के अपने स्वामित्व के आधार पर वहां प्रवेश करने का अधिकार हासिल करिए। आप वहां जबरदस्ती प्रवेश नहीं करेंगे, ठीक है ना। दूसरे के कब्जे की संपत्ति, इस पर आप प्रवेश कर रहे हैं, और प्रवेश करने के पीछे जो आपका आशय है वो क्या है? कब्जेदार को, संपत्ति के कब्जेदार को अभित्रस्त करना, यानी बल के प्रदर्शन द्वारा या हिंसा की धमकियों के द्वारा आप उसे आतंकित करने का प्रयास कर रहे हैं, या इस प्रकार से भयग्रस्त उसे कर रहे हैं कि उसकी जगह कोई भी हो भयग्रस्त हो गई होगा, अभित्रस्त कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, ठीक है। अपमान एक विशेष प्रकार की फीलिंग है, एक विशेष प्रकार का, ठीक है, मनोभाव जो व्यक्ति अनुभव करता है, और उससे उसे पीड़ा होती ही होती है, ठीक है। अपमानित या क्षुब्ध करे, खींच उत्पन्न करना जिसे कहते हैं, वो क्षुब्ध करना होता है, या क्षुब्ध करे, या इस आशय से बना रहता है, यानी प्रवेश निर्दोष ढंग से हुआ, लेकिन अब इस आशय से वहां बने हुए हैं कि वह कोई अपराध करे या वह आपराधिक अत्याचार करता है, यानी आप प्रवेश करते हैं अभित्रस्त, अपमानित या क्षुब्ध करने के लिए, ठीक है। और एक या फिर, क्योंकि या शब्द आ गया ना, इसका मतलब पिछले जो बातें हमने कही हैं उनमें थोड़ा सा बदलाव कर लेना है। या तो अभित्रस्त, अपमानित या क्षुब्ध करने के लिए प्रवेश है, और या फिर प्रवेश निर्दोष ढंग से हुआ है, और
वहां बने इसलिए है कि कोई अपराध कर, ठीक है, तो बना रहता है कि कोई अपराध करे, वह आपराधिक अत्याचार करता है, यह कहा जाता है। इसके अतिरिक्त आप किसी आशय से कहीं प्रवेश किए, ठीक है, तो भले ही कब्जेदार को नुकसान हो गया, और इन आशयों से प्रवेश किए तो भले ही कब्जेदार को कोई नुकसान नहीं हुआ, तो भी दूसरी दशा में आपराधिक अत्याचार है, जबकि पहली दशा में कोई अत्याचार नहीं, ठीक है, क्योंकि किए गए कृत्य की प्रकृति नहीं, कर्ता का आशय, यह अपराध को जन्म देता है, कृत्य की प्रकृति बिल्कुल नहीं। और यही फर्क होता है। जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि खाना तो योगी भी खाएगा और खाना तो भोगी भी खाएगा, लेकिन जो मूर्ख हैं वो इसी ढंग से कहते हैं किया तो उनने भी यही है, तो कृत्य तो किया ही जाएगा, लेकिन सदैव कर्ता का आशय, यही महत्व की चीज है, ठीक है। योगी खाना खाता है तो इसलिए खाता है, ठीक है, क्योंकि शरीर यही माध्यम है संसार में सारे कार्यों को संपादित करने का, और तुम यानी भोगी खाना खा रहा है तो इसलिए खा रहा है, योगी खाना खा रहा है तो इसलिए खा रहा है कि सारे संसार के जितने काम है, यानी संसार के लिए जो आवश्यक काम है, उनके संपादन के लिए इस शरीर का होना जरूरी है, और इस शरीर की रक्षा खाना खाने से ही संभव है, इसलिए वो खा रहा है। और भोगी इसलिए कि समस्त भोगों का भोग इसी शरीर के माध्यम से होना है, तो उसकी अप्रोच, ठीक है, जो योगी है उसकी अप्रोच समाज के प्रति है, और भोगी की अप्रोच अपने प्रति है, इंडिविजुअलिस्टिक है। इसलिए खाना तो दोनों खाएंगे, ठीक है, लेकिन उसका खाना खाना ये प्रशंसा के योग्य है, और उसके खाना खाने की व्यवस्था ये होनी ही चाहिए, और यदि नहीं होगी तो उसे किया जाएगा। और चूंकि भोगी इंडिविजुअलिस्टिक है, तो अगर बचेगा तो उसे भी दे दिया जाएगा, विरोध उससे भी नहीं, क्योंकि प्राथमिकता योगी को ही मिलेगी, इसे प्रायोरिटी नहीं मिल सकती, इसे प्राथमिकता नहीं मिल सकती। और कोई कहे ये भेदभाव है, तो ये किसी तरह भेदभाव नहीं, लेकिन ये भेदभाव नहीं है, इसे समाज के बुद्धिमान लोग ही समझ सकते हैं। इसीलिए कौन पहले पाएगा और कौन पहले नहीं पाएगा, इसका निर्णय करने का ये संसाधनों पर प्रथम हक, पहला हक किसे दिया जाए, इसका निर्णय करने का हक मूर्खों को नहीं होता, कभी नहीं रहा और कभी रहेगा ही नहीं। मूर्खों के लिए अलग से प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं ताकि वो वहां लगे रहें और अपना मत व्यक्त करते रहें और अपने अंदर की जो मूर्खता है उसको प्रकट करते रहें। और वर्तमान में उस प्लेटफॉर्म का नाम फेसबुक है, ठीक है ना, तो उस पर वो अपना मत व्यक्त करते रहते हैं, उनके मत का कोई मूल्य नहीं। तो कृत्य तो एक ही, लेकिन कृत्य की प्रकृति ये अपराध को जन्म नहीं देती, कर्ता का आशय, ठीक है। और यही सत्य दुनिया के सारे कृत्यों के संबंध में सत्य है, ठीक है ना। तो यहां भी कहता है कि ये व्यक्ति आपराधिक अत्याचार करता है, ये कहा जाता है। और शेष प्रकार के अत्याचार, अगर इनमें से कोई कमी है और अत्याचार है तो वो दीवानी अत्याचार कहलाएगा, और उसके लिए आप अपकृत्य विधि में अनुतोष प्राप्त करेंगे। और यदि आपराधिक अत्याचार है तो आपको क्रिमिनल कॉज ऑफ एक्शन और सिविल कॉज ऑफ एक्शन दोनों मिलेंगे, ठीक है ना। अब आपराधिक अत्याचार के लिए दंड तो कहता है नहीं, अभी अच्छा, अब गृह अत्याचार को परिभाषित कर रहा है। पहले भी आपराधिक अत्याचार और गृह अत्याचार एक साथ परिभाषित किए थे, और फिर आगे गृह अत्याचार को दो भागों में बांट देगा।
एक ग्रह अतिचार चोरी छिपे किया जाएगा, ठीक है, चोरी छिपे, ठीक है, उसे प्रच्छन्न ग्रह अतिचार पहले नाम देते थे। और जो प्रच्छन्न ग्रह अतिचार यानी चोरी छिपे किया जाने वाला अतिचार रात में किया जाएगा तो उसे रात्रों प्रच्छन्न ग्रह अतिचार ये कह देते थे, ठीक है ना। यानी चोरी छिपे ग्रह अतिचार, पहले अतिचार, फिर ग्रह अतिचार फिर करने के ढंग के आधार पर और करने के समय के आधार पर अलग अलग किया गया। करने के ढंग के आधार पर ये दो प्रकार का, एक चोरी छिपे और एक हिंसा के साथ। जो हिंसा के साथ ग्रह अतिचार है वही ग्रह भेदन है, और जो चोरी छिपे है वही प्रच्छन्न ग्रह अतिचार है। कहेगा जब खुद को छिपाने की पूर्वावधानी, प्रिकॉशन, इसे लेकर कोई ग्रह अतिचार करेगा तो वो प्रच्छन्न ग्रह अतिचार ये कहलाएगा। और जब ये रात के समय आ गया तो रात्रों प्रच्छन्न ग्रह अतिचार बन गया। और आपको मालूम है बल का प्रयोग किसके प्रति होता है? जीवित मनुष्य के प्रति, क्योंकि बल की डेफिनेशन दे रखी है बीएनएस और आईपीसी में। और एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव केवल तब वो नहीं लिया जा सकता जो डेफिनेशन क्लास में दिया है, क्योंकि संदर्भ ही किसी भिन्न अर्थ की मांग करे, अन्यथा की स्थिति यही है कि एक बार जो भी पद पूरी आईपीसी या बीएनएस में स्पष्ट है उसका वही अर्थ पूरी आईपीसी या बीएनएस में लिया जाएगा। तो चूंकि बल परिभाषित किया गया है और यहां संदर्भ कोई अन्यथा अपेक्षा कर नहीं रहा, इससे बल हमेशा जीवित मनुष्य के प्रति, क्योंकि कहता है कि जबकि आप कुछ ऐसा करते हैं कि वो क्या कहता है, गति परिवर्तन, गतिहीनता, बेकारित्व, हिंसा, ये निर्जीव चीजों के प्रति है। तो जब हम लोग ग्रह भेदन की परिभाषा पढ़ेंगे तो कहा उसने दरवाजा खोलकर निकल जाएगा, दीवार तोड़कर निकल जाएगा, निर्जीव वस्तुओं के प्रति बल का प्रयोग। तो ग्रह अतिचार जब हिंसा के साथ, तो ग्रह भेदन, और ग्रह अतिचार जब चोरी छिपे, ठीक है, छिपावट के साथ, तो प्रच्छन्न ग्रह अतिचार। मूल अपराध क्या हुआ? अतिचार। स्थान विशेष में किया ग्रह अतिचार, ठीक है। फिर इसके दो रूप प्रकट हो रहे हैं, एक छिपावट के साथ, दूसरा हिंसा के साथ। छिपावट के साथ किया रात्रों प्रच्छन्न ग्रह अतिचार, हिंसा के साथ किया ग्रह भेदन। फिर छिपावट और विशिष्ट समय यानी सूर्योदय के पूर्व और सूर्यास्त के पश्चात यानी रात में, तो रात्रों प्रच्छन्न ग्रह अतिचार। और आगे फिर ये लक्ष्य के आधार पर क्यों किया आपने, जो ग्रह अतिचार आपने किया वो क्यों किया? कारावास से दंडनीय प्राप्त करने के लिए, मृत्यु से दंडनीय प्राप्त करने के लिए, आजीवन कारावास से दंडनीय प्राप्त करने के लिए, या जो भी आपके ग्रह अतिचार का लक्ष्य है उसके आधार पर आपके दंड में कमी और बढ़ोतरी ये होती जाएगी, ठीक है ना। तो ये अतिचार का एक संपूर्ण आउटलुक है। तो आप ग्रह अतिचार को परिभाषित करेगा कि किसे ग्रह अतिचार कहेंगे, तो सबसे पहले अतिचार तो वो तभी हो सकता है जब क्या हो, दूसरे के कब्जे में मूर्त संपत्ति। तो जब ग्रह कह रहा है इसका मतलब ग्रह होना चाहिए दूसरे के कब्जे में होना चाहिए, वास्तविक अधिभोग में होना चाहिए। और उसमें अतिचारी इस आशय से प्रवेश करे कि अपमानित छुप दिया, ठीक है, अभितरस्त करेंगे, या वहां निर्दोष ढंग से प्रवेश करके बना रहेगा इसलिए कि ताकि कोई अपराध किया जाए,
तो ग्रह अतिचार ये घटित होगा, कहेगा। और ग्रह इनमें माना किसे किसे, जो कोई किसी निर्माण, ठीक है, यानी निर्माण घर के रूप में, ठीक है ये जरूरी नहीं है, ठीक है, घर के रूप में है ये जरूरी नहीं, मीनिंग दरवाइज जैसा घर हम लोगों के ध्यान में है, हमारी संकल्पना में जैसा घर है वैसा हो ये जरूरी नहीं, क्योंकि भारत में गरीबी है, ध्यान में रखना होगा। सभी के घर वैसे नहीं हो सकते जैसे घर आपकी संकल्पनाओं में है, लेकिन घर उसी को कहेंगे जो एक निर्माण है जिसमें मानव रहते हैं, मानव का निवास स्थान है या संपत्ति सुरक्षित रखी जाती है, इसे निर्माण ही कहेंगे, इस निर्माण को घर ही कहेंगे, ठीक है, हिंदुस्तान के संदर्भ में। इसीलिए वो कहता है जो कोई किसी निर्माण, तंबू या जलयान, और जलयान की वही डेफिनेशन वो तो दी हुई है कि जो कि मानवों के या संपत्ति के प्रवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन हेतु उपयोग हो रहा है, वो कोई भी चीज है, क्या जलयान ही कहलाएगी। जो कोई किसी निर्माण, तंबू या जलयान में जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है या किसी निर्माण में जो उपासना स्थान के रूप में या किसी संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में प्रयोग में आता है, प्रवेश करके या उसमें बना रहकर आपराधिक अत्याचार करता है, वह गृह अत्याचार करता है, ये कहा जाता है। घर को उसने 3 रूपों में परिभाषित किया, निर्माण, तंबू या जलयान जो मानवों के निवास के रूप में उपयोग में आ रहा है या संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में आ रहा है या उपासना का स्थान है, पूजा का स्थान है, ठीक है, निर्माण है, इसका मतलब निर्माण भी होना चाहिए, ठीक है। निर्माण उसी को कहा जाएगा जो 3 तरफ से ढका हुआ हो, कम से कम दरवाजा हो, ठीक है ना, मजबूत हो दरवाजा जरूरी नहीं है, दरवाजा हो, दरवाजा हो, हर तरफ से खुला हुआ है। जैसे गांवों में होता है चौपाला उपाल बनी होती है कि उन्हें लाठियों के सहारे रोक दिया या बल्लियों के सहारे रोक दिया, केवल छत है, एक तरफ की दीवार है, चारों ओर से खुला है, तो इसे निर्माण नहीं कह सकते। निर्माण तो हो, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ नीड, ठीक है, फॉर ए स्ट्रक्चर देयर शुड बी ए स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर तो होना ही चाहिए। वो स्ट्रक्चर सीमेंटेड हो, उस पर छत हो, ये जरूरी नहीं है, बट देयर शुड बी सम स्ट्रक्चर जिसे स्ट्रक्चर कहा जा सके। निर्माण हो, तंबू हो, जलयान हो। अब निर्माण, तंबू या जलयान बहुत सारे होंगे, सबको हम गृह अत्याचार तब में प्रवेश करने गृह अत्याचार नहीं मानेंगे। निर्माण, तंबू या जलयान हो और साथ में ये हो कि वो मानवों के निवास स्थान, संपत्ति की उचित अभिरक्षा के लिए या उपासना के स्थान के तौर पर प्रयुक्त भी होते हो, यानी उनमें दोनों विशेषताएं हो, निर्माण हो, तंबू या जलयान हो, और उनका उपयोग इस प्रकार होता हो और उसमें आप अत्याचार करें। अत्याचार करें यानी ऊपर की चीजें पूरी हो, यानी वो किसी के कब्जे में हो और आप कब्जेदार को अभित्रस्त, अपमानित या क्षुब्ध करने के आशय से उसमें प्रवेश करें, ठीक है। ये सारी चीजें मिलनी चाहिए, तब आप गृह अत्याचार करते हो, ये माना जाएगा, ठीक है। अब कहते हैं स्पष्टीकरण, आपराधिक अत्याचार करने वाले व्यक्ति के शरीर के किसी भाग का प्रवेश गृह अत्याचार गठित करने के लिए पर्याप्त प्रवेश है। उसने अत्याचार के बारे में बात नहीं कही थी, ठीक है ना, उसने अत्याचार, गृह अत्याचार के बारे में कही है, ठीक है ना। यानी निर्माण, तंबू या जलयान है, उसमें आपने प्रवेश किया, ठीक है, या मैदान है, उसमें आपने प्रवेश किया, मैदान है उसमें आपने प्रवेश किया, या निर्माण, तंबू या जलयान है उसमें आपने प्रवेश किया, और वो निर्माण, तंबू या जलयान ऐसा निर्माण, तंबू या जलयान है जो निर्माण, तंबू या जलयान तो है किंतु मानवों के निवास स्थान, ठीक है ना, उपासना का स्थान या संपत्ति की उचित अभिरक्षा इसके लिए प्रयुक्त नहीं होता, ठीक है। वहां आपने जब प्रवेश किया तो अत्याचार हुआ, गृह अत्याचार नहीं हुआ, तब केवल अत्याचार हुआ, तब गृह अत्याचार नहीं हुआ, ठीक है। और अत्याचार में उसका प्रवेश करता है, इसका मतलब पूरा प्रवेश होना चाहिए। और गृह अत्याचार
निर्माण तंबू या जलयान हो, मैदान में नहीं हो सकता। और निर्माण तंबू या जलयान प्रत्येक निर्माण या तंबू या जलयान में भी नहीं हो सकता। वो निर्माण तंबू या जलयान 3 तरीकों से उपयोग में आता हो, तब ग्रह अतिचार होगा। और जब ग्रह अतिचार की स्थिति आएगी तब एक अंग का प्रवेश भी, ठीक है, ग्रह अतिचार को गठित कर देगा। यानी टांग भी खाली घुस गई, सिर भी ऐसे करके डाल दिया, तो भी अतिचार में ये दशा नहीं है। इसलिए दोनों बातों को अलग करके देखेंगे। और एग्जाम आपको बाहर निकालने के लिए होता है, एग्जाम आपको सेलेक्ट करने के लिए नहीं। इसलिए आप छोटी छोटी बातों को बहुत ध्यान में रखेंगे और छोटी बातें आपसे पूछी जाएंगी। ये एलएलबी का एग्जाम नहीं है। यदि जिस एग्जाम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसे आप फेस करना चाहते हैं, वो एलएलबी का एग्जाम नहीं है। जहां के बच्चे तो बहुत छोटे हैं, बच्चे ताली बजाते हैं, क्योंकि अब तो हम देखते थे ना, उनके सारे बच्चे क्लैपिंग करेंगे, क्लैपिंग करेंगे। वो क्लैपिंग कर रहे हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, ढोल ऐसे हो रहे, ठीक है, पृथ्वी कांप रही उनके वजन से, कुंभकर्ण ऐसे पृथ्वी पर चल रहे हैं, वो क्लैपिंग कर रहे हैं वहां बैठे। बोले 5 ईयर के बच्चे सब क्लैपिंग करेंगे, सब बच्चे क्लैपिंग कर रहे हैं, तो क्लैपिंग चलेगी नहीं। और आप छोटे भी कतई नहीं है जी, बिल्कुल नहीं सुना जाएगा कि अभी छोटे हैं। आईआईटी में प्रवेश इंटर के बाद होता है, एमबीबीएस में प्रवेश इंटर के बाद होता है, ठीक है। और वो पढ़ाइयां, वो सारे जो स्ट्रीम है पढ़ाई के, वो इससे कोई आसान नहीं है। तो आपने एलएलबी में प्रवेश लिया है, इसलिए आप सब पढ़ेंगे, कोई इसमें कोई वो रियायत नहीं है, कोई नो कंसेशन, कोई मतलब नहीं, ठीक है। और जब माना गया कि आपका दिमाग इतना मैच्योर है, समझिए उस बात को, क्यों नहीं समझेगा। तो इसलिए कोई नहीं, कोई क्लैपिंग नहीं, कुछ नहीं, आप छोटी से छोटी बात ध्यान में रखेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो आपका कह रहा है कि ग्रह अतिचार करता है, यह कहा जाता है। अब कहता है जो कोई आपराधिक अत्याचार करेगा, ठीक है, वह दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सके। आपराधिक अत्याचार को बहुत उसके साथ गंभीर दंड से दंडित नहीं किया गया है, क्योंकि अत्याचार में कुछ हुआ नहीं, सिर्फ अभितरफ तक मानी क्या क्षुब्ध, ठीक है, या किसी अपराध को करने का आशय। अपराध हो गया अगर तो उसके लिए तो तुम्हारी पूजा अलग से होगी ही होगी। जो अपराध आप करेंगे उसके लिए तो आपको पुरस्कार जो समुचित है वो मिलेगा ही मिलेगा। आपने ये जो, ठीक है, हरकत की है दूसरे की भूमि पर प्रवेश करने की, इसके लिए आपको पुरस्कार 3 महीने का मिलना जरूरी है। यदि आप कुछ भी ना करो तो भी, तो आप अभितर पानी शुद्ध करने के लिए या अपराध करने के आशय दूसरे की भूमि पर गए, क्यों? वो भी जहां उसका वास्तविक अधिक होगा वहां घुसे, ठीक है। तो इसके लिए आपको 3 महीने की सजा मिलनी ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि यह अत्याचार का विशेष रूप है। अदरवाइज तो अकृत्य की विधि में प्रतिकर का अनुतोष दिया ही जाएगा, लेकिन यह विशेष रूप है अत्याचार का जिसे आपराधिक माना गया। और अगर कोई अपराध आप कर ही देंगे तो उसके लिए फिर पूरा सिस्टम है ही है, उसके लिए तो आपसे निपट ही लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ना भी किया तो भी 3 महीने की सजा। और गृह अत्याचार, ठीक है, 1 साल जो कोई गृह अत्याचार करेगा, ठीक है। तो दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सके, या जुर्माना उसने कहा, ठीक है, या तो सजा या जुर्माना जो 5,000 रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों, इससे दंडित किया जाएगा, ठीक है। अब कहता है गृह अत्याचार और गृह भेदन। हालांकि ये मार्जिनल नोट नहीं होना चाहिए, तो गृह अत्याचार आपने ऊपर कह दिया। अब यहां गृह अत्याचार का वो रूप देने वाले हैं जो प्रच्छन्न गृह अत्याचार कहा जाएगा।
यानी गृह अतिचार दो तरीकों से, यानी अतिचार जो और भी ज्यादा गंभीर हो जाएगा, उसका वर्णन होने जा रहा है, ठीक है ना। और गंभीर क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो विशेष तरीके से किया जा रहा है, उस अत्याचार को करने का तरीका ये मोस्ट ऑब्जेक्शनेबल है। एक सिंपल अत्याचार है, हम गए, हो गया। अब तरीके में भी गंभीरता है, गंभीरता यानी तरीके में भी दोषिता है, तरीके में भी कल्पेबिलिटी है। एक तो कृत्य में कल्पेबिलिटी है, कृत्य में दोषिता है, फिर कृत्य के करने में भी एक तो भूत ऊपर से भाला बांध है, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो कत्ल किया, फिर ऐसे का किया जो असहाय था, फिर ऐसे समय किया जिस समय लोग भगवान का नाम लेते हैं, फिर इस तरीके से किया कि जैसे कोई भी नहीं करता, कम से कम आदमी तो नहीं करता, ऐसी परिस्थितियों में किया। यानी अरे उससे कोई दुश्मनी तो होती, कुछ तो होता ऐसा कि तुम्हारे कृत्य को हम थोड़ा भी जस्टिफाइड मान लेते हैं, कुछ तो होता, कुछ नहीं, पैसों के लिए कर दिया। पैसे भी काहे के लिए? लड़की की शादी के लिए नहीं, स्मैक पीने के लिए। तो अब तो भगवान भी चाहें कि हम तुम्हारे प्रति थोड़ी दया दिखा दें तो उन्हें भी थोड़ी दिक्कत होने लगेगी, वो भी कैसे करुणा निदान होंगे तो होंगे। उनकी करुणा भी कम से कम, करुणा निधान होते हुए भी उनकी करुणा कम से कम तुम्हारे विषय पर थोड़ी कमी पड़ जाएगी। फिर ये विरल से विरलतम मामला है, ठीक है, अब तुम्हें फांसी पे ही लटकाएंगे। ऐसे ही ये है, अत्याचार किया और अब विशेष तरीका, आपका जो तरीका है अत्याचार करने का वो क्या है? पूर्वावधानी बरती है, पूर्वावधानी, पूर्वावधानी यानी प्रिकॉशन लिए अपने को छिपाने के। और या फिर आपने क्या किया? हिंसा, इसके साथ अत्याचार किया। और कौन सा? गृह अत्याचार। अत्याचार किया, अत्याचार का वो प्रकार किया जिसे गृह अत्याचार कहते हैं, उसमें भी आपने विशेष तरीका इस्तेमाल कर लिया, या तो हिंसा से किया या छुपाकर किया, तो फिर आपकी दोषिता बढ़ती ही जा रही है और फिर उस हिसाब से आपके दंड में बढ़ोतरी ये भी होनी ही चाहिए। तो यहां इसी प्रकार के भावों को व्यक्त करने में समर्थ मार्जिनल नोट होना चाहिए था, वो नहीं है। इसलिए इसे मेरे दृष्टिकोण से ड्राफ्टिंग की कमी है, प्रारूपण की कमी है। तो कहता है जो कोई यह पूर्वावधानी, इधर देख लें, whoever commits house trespass having taken precaution, यानी पूर्वावधानी प्रिकॉशन, जो कोई यह पूर्वावधानी बरतने के पश्चात गृह अत्याचार करता है कि ऐसे गृह अत्याचार को किसी ऐसे व्यक्ति से छिपाया जाए जिसे उस निर्माण तंबू या जलयान में से जो अत्याचार का विषय अत्याचारी को अपवर्जित करने या बाहर कर देने का अधिकार है, वह प्रच्छन्न गृह अत्याचार करता है, ये कहा जाता है। ऐसी कोई पूर्वावधानी बरतने के पश्चात, ऐसी पूर्वावधानी यह भी मानी जाएगी कि आपने मिर्च का पैकेट अपने हाथ में ले रखा है कि जैसे वो आएगा उसके आंखों में डाल देंगे, किया कुछ नहीं आपने, अपने मुंह पर कुछ आपने, जिसे अंग्रेजी में मास्क और हिंदी में ढाटा कहते हैं, ठीक है, वो बांध रखा है। यह भी ऐसी ही पूर्वावधानी है। पूर्वावधानी अनेकों प्रकार की हो सकती है, ठीक है, और कोई कृत्य पूर्वावधानी है या नहीं, ये इस दृष्टिकोण से निश्चित और निर्धारित किया जाएगा कि वॉट एवर यू हैव डन, इफ दैट इज डन बाय यू,
विद द इंटेंशन, ठीक है, कि हम इस कृत्य के आधार पर अपने गृह अतिचार को उस व्यक्ति की नजरों से छिपा लें जो व्यक्ति आपको उस निर्माण तंबू या जलयान से, जो मानवों के निवास के लिए, संपत्ति की उचित रक्षा के लिए या उपासना स्थान के रूप में प्रयुक्त होता है, उसे अपवर्जित करने का अधिकार रखता है। तो वो अवसर आया या नहीं आया, इससे लेना देना नहीं, ठीक है, बट यू हैव मेड द प्रिपरेशन। तो आपकी जो मनोदशा है वो दोषिता के उस स्तर पर पहुंच गई है, ठीक है, जहां पर आपको अधिक दंड से दंडित किया जाना या आपके द्वारा किए गए गृहतिचार को एक भिन्न श्रेणी का गृहतिचार मानना, यह कानून की दृष्टि से उचित और उपयुक्त होगा। तो ऐसी दशाओं में आपके द्वारा किए गए अतिचार को क्या माना जाएगा, ठीक है, वह प्रच्छन्न गृहतिचार करता है, यह माना जाएगा। लर्किंग हाउस ट्रेसपास, वो प्रच्छन्न गृहतिचार इस श्रेणी का गृहतिचार करता है। अब गृहतिचार की एक विशेष श्रेणी किया गई, बिकॉज यू हैव मेड द प्रिकॉशंस, ठीक है, आप नजरों से बचना चाहते हैं, तो ये नजरों से बचने की जो आपकी तैयारी और कोशिश है, इसने आपके मन की दोषिता को बढ़ाया है और फिर उस अनुपात में आपके दंड बढ़ने चाहिए, और दंड बढ़े इसके लिए आपको गृहतिचार की एक भिन्न श्रेणी का अतिचारी यह माना जाए, यही उपयुक्त और उचित होगा। इसलिए उसने आपको एक विशेष कोटि में रख दिया और कहा कि आप कौन है, प्रच्छन्न गृहतिचारी, ठीक है, ये माना जाएगा। खैर अब इस पर कल ही बात करेंगे, क्योंकि अभी इस पर कल बात करेंगे। देखिए